हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग क्लास ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि अब जो है 1872 की साक्षर अधिनियम नहीं आएगा आपके सिलेबस में। अब जो है चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम देंगे या एपीओ का देंगे तो भारतीय साक्षर नियम 2023 ही आएगा। इसलिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। तो प्लीज मेरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचना संरक्षित होती है। क्या कह रहा है? विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचना संरक्षित होती है। धारा 122 के अंतर्गत, धारा 126 के अंतर्गत, धारा 128 के अंतर्गत, धारा 130 के अंतर्गत। तो आपको पता है सी वाला ऑप्शन सही होगा। धारा 128 के अंतर्गत, 128 के अंतर्गत, जबकि जो 1872 वाली जो एविडेंस एक्ट था उसमें 122 में यह प्रावधान किया गया था और जो 2023 वाला साक्ष्य अधिनियम है इसमें 128 में यह प्रावधान किया गया है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी सक्षम साक्षी होते हैं। कौन सी धारा में? तो कह रहा 121, 122, 123 और 127। तो सी वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। 127 127 में यह दिया गया है। ठीक है, 127 डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। किस धारा में कहा गया है? क्या कह रहा है? विवाहित स्थिति के दौरान अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके धर्मजत्व के बारे में, कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 112, धारा 116, धारा 117 और धारा 119। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। धारा 116 में यह प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य साबित किया जा सकता है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य साबित किया जा सकता है। धारा 63 के उपबंधों के अनुसार, धारा 64 के उपबंधों के अनुसार, धारा 65 के उपबंधों के अनुसार और धारा 66 के उपबंधों के अनुसार। तो आप जानते हैं 63 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित जो एविडेंस है उसको साबित किया जा सकता है। 63 ए वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र को प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जहां उसे स्वीकृत के रूप में स्वीकार किया गया है या वो बंद किया गया है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक जो प्रमाण पत्र है प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसे कि वह स्वीकृत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किस धारा में है? तो कह रहा है कि 63 की जो उपधारा 4 है उसके अंतर्गत, कह रहा है 64 का उपधारा 4 के अंतर्गत, फिर कह रहा है 65 का उपधारा 4 के अंतर्गत, फिर 65 ए का उपधारा 4 के अंतर्गत। तो 63 की उपधारा 4 है, अर्थात जो 63 है 63 की उपधारा 4 में यह जो है प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित निर्णय है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित निर्णय है। ए है अनवर पीवी बनाम पी के वसीर 2024, अर्जुन पंडित राव बनाम कैलाश सुख राव 2020, रविंद्र सिंह बनाम काकू बनाम पंजाब राज्य 2022। तो ए वाला सही होगा। अनवर जो है पीवी, अनवर जो है पीवी बनाम पी के वसीर 2024। मैं आपको जो है एक वीडियो सारे केसेस का बनाऊंगी जो कि रिसेंट के केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एपीओ देंगे या कोई भी जुडिशरी का एग्जाम देंगे तो 2-4 को जो है रिसेंट के केस आते हैं, तो मैं आपको वह जो है एक वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज मेरी वीडियो देख लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि सही सुलेमित है आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारा 117 सही है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण जो है सुसाइड के लिए अवैध होता है उसके लिए जो है प्रावधान कहाँ है? 117 में है। दहेज मृत्यु की उपधारणा 118 सही है। बलात्संग की जो रेप के जो अभियोजन है उसमें शामिल होने की उपधारा
तो 120 में यह भी सही है। अर्थात क्या है कि जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उदाहरण है 117 में है, मृत्यु दहेज मृत्यु की उदाहरण 118 में, और बलक संघ के जो अभियोजन में अगर महिला कह देती है कि मैंने स्वीकृति नहीं दी थी, तो न्यायालय क्या करेगा, उद्धारणा करेगा कि उसने स्वीकृति नहीं दी थी। वह प्रावधान 120 में है। तो डी वाला ऑप्शन है कि सभी सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, कब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। ए कह रहा है कि 60 में दी गई परिस्थितियों में, बी कह रहा है कि 62 की परिस्थितियों में, सी कह रहा है 64 की परिस्थितियों में अर्थात 64 की परिस्थितियों में, डी कह रहा है कि 65 की परिस्थितियों में अर्थात 65 की परिस्थितियों में। तो ए वाला सही होगा कि जो है 60 है उसकी परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि सही सुलिमित युग्म है। प्राथमिक साक्ष्य 57 सही है, द्वितीयक साक्ष्य 58 सही है, जो है प्राइवेट और लोक दस्तावेज एक ही धारा में है 74, यह भी सही है। तो सभी कुछ सही है क्योंकि प्राथमिक जो साक्ष्य है 57 में बताया गया है, जो द्वितीयक साक्ष्य है उसको जो है 58 में बताया गया है, और प्राइवेट और लोक दस्तावेज को 74 में बताया गया है। तो उपयुक्त सभी सही है। आगे क्वेश्चन है कि साक्ष्य विधि के संबंध में सत्य कथन है। क्या कह रहा है कि साक्ष्य विधि के संबंध में सत्य कथन है। यह एक पूर्ण संहिता है, यह एक प्रक्रिया विधि है, इसका प्रभाव भूतलक्षी होता है। डी है कि उपयुक्त सभी। यह एक पूर्ण संहिता है, हाँ ये सही है। प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है, सही है। यह जो है इसका प्रभाव भूतलक्षी होता है, यह भी सही है। तो डी है उपयुक्त सभी सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि साक्ष्य विधि का आधारभूत सिद्धांत है, साक्ष्य विवादक तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। क्या कह रहा है कि साक्ष्य विधि का आधारभूत सिद्धांत है कि जो साक्ष्य होगा वह विवादक तथ्यों तक ही सीमित होगा। फिर आगे कह रहा है कि अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाएगा, सही है। सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाएगा, यह भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि उपयुक्त सभी, क्योंकि जो है प्रत्येक मामले में विवादक और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया है। साक्ष्य विधि में अनुश्रुत साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा, यह भी प्रावधान है। फिर कहता है कि जो है किसी मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाएगा, यह भी प्रावधान है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैं इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया और आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज मेरी वीडियो देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।